नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी लगाएंगे फिजूल खर्ची पर लगाम। अब 5 सितारा होटलों में नहीं होंगे सरकारी आयोजन। अधिकारियों को दिए सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम करने के निर्देश। उत्तराखंड में फिर बढ़ा बिजली संकट। छोटे और बड़े कस्बों में करीब 2 से 3 घंटे की कटौती, तो इंडस्ट्रियल इलाकों में 8 से 9 घंटे की रोस्टिंग। सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान। उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे को लेकर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार को दिए 3 सप्ताह में निपटारा करने के निर्देश। उत्पादनकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं और विक्रेताओं को पंजीकरण कराने के भी निर्देश। बाजपुर के मड़ैया हट्टू गांव में बाइक और कंबाइन की भिड़ंत। बाइक सवार 3 युवकों की मौत। घटना के बाद क्षेत्र में मचा कोहरा। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश। मलबा व बोल्डर आने से 11 स्टेट हाईवे बंद। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ा तो पौड़ी और नैनीताल में पहली बार रेड अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। फिजूल खर्ची रोकने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार द्वारा आयोजित कोई भी कार्यक्रम अब किसी भी 5 स्टार होटल या अन्य निजी संस्थानों में नहीं होंगे। सीएम धामी 5 सितारा होटलों और आलीशान निजी प्रतिष्ठानों में सरकारी कार्यक्रमों के आयोजनों को सरकारी रकम का दुरुपयोग मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि इस राशि का इस्तेमाल जनहित की योजनाओं और राज्य के विकास में किया जाना चाहिए। सीएम के आदेशों के मुताबिक सिर्फ राज्य मुख्यालय ही नहीं बल्कि सभी जिलों में भी यही कार्यप्रणाली लागू होगी। हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की सरकार का दायित्व संभाला है। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार रही है, पार्टी का हमारी सरकार का सिद्धांत रहा है कि हमेशा जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पे कार्य किया जाए। साथ ही सरकार जो मितव्ययिता के सिद्धांत पर कार्य करने का आदेश जो मुख्यमंत्री ने जारी किया है, उसके लिए हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री संभाला है, लगातार दिशा में कार्य कर रहे हैं और सरकार से उन्होंने जो आदेश किया है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में राजकीय अनुदान चयन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक को लेकर बहुगुणा ने बताया कि गौरक्षा के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। राज्य में 49 गौशालाएं रजिस्टर हैं। सभी गौशालाओं को जानवरों के रखरखाव के लिए 6 रुपए देते थे, उसे अब बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम गौसेवक समिति बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज हमारी एक अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। हमारे गौवंश आयोग के अध्यक्ष जी थे, हमारे सचिव थे और समस्त अधिकारीगण थे, जिसमें ये फैसला हुआ है कि जो हमारे जितने भी हमारे साथ गौशाला उत्तराखंड में रजिस्टर हैं, लगभग 49 रजिस्टर्ड हैं उत्तराखंड सरकार के साथ। उनको हम पहले जानवर के रखरखाव के लिए 6 रुपये प्रति जानवर देते थे, अब उसकी हमने दाम बढ़ा के 6 रुपये से। उत्तराखंड के देहरादून में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। ऐसे में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के प्रयासों से राइजिंग उत्तराखंड थीम पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्टॉल का निरीक्षण किया और कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी उत्तराखंड में पहली बार प्रदर्शित की जा रही है और कहा कि मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल रहे हैं, जन जन तक विकास पहुंचा है। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के करीब 40 संस्थानों ने अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिस प्रकार का ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है, उसके लिए मैं अपने राज्यसभा सांसद बंसल जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों में एडवांस स्थिति में आए हैं, चाहे वो रक्षा के दृष्टिकोण से कह लीजिए, चाहे श्रमिकों के दृष्टिकोण से कह लीजिए, या हमारे जो अग्नि की जब समस्याएं पैदा होती है, कहीं आगजनी होती है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या टेक्नोलॉजी आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, अथवा किस प्रकार से हम स्वावलंबन की ओर बढ़ सकते हैं, और साथ साथ में जो स्वयं सहायता समूहों को किस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार प्रमोट कर रही है, उसको लेकर ये सारी एग्जीबिशन रखी गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से साधना गुप्ता के फेफड़ों में संक्रमण और अन्य बीमारियों से पीड़ित होने पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने शनिवार सुबह अंतिम सांस ली, जिसके बाद सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शनिवार को ट्वीट किया गया और साधना गुप्ता के निधन पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन के बाद शव को नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से हवाई जहाज के जरिए शव लखनऊ ले जाया गया। रुक करेंगे इस बीच बड़ी खबर की ओर। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। प्रदेश कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली है। राष्ट्रपति चुनाव और साल 2023 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी नेताओं से चर्चा की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा कोर ग्रुप सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय अमित शाह पहुंचे थे और इस दौरान बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, बैठक की। उनके आने से कार्यकर्ता में एक ऊर्जा का संचार होगा। कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का गौरव हासिल किया। यहाँ की स्थितियाँ, राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति है तुष्टीकरण की नीति के कारण, चाहे जोधपुर की अलवर की घटना हो, भिलवाड़ा चित्तौड़ की घटना हो, अब उदयपुर की घटना ने तो सबको हिला के रख दिया। और हम सोचते हैं कि इसमें राजस्थान की सरकार और पुलिस का जितना नकारात्मक रवैया रहा, पुलिस के कारण ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कोई पोस्ट डाली, लेकिन उसने कहा मुझे जान का खतरा है। उस रिपोर्ट को उठाने के लिए पुलिस ने उससे दबाव बनाकर उसकी रिपोर्ट उठवाई। अगर शायद पुलिस उसको सुरक्षा देती तो शायद कन्हैयालाल जी हमारे बीच में होते। और मैं सोचता हूँ कि उसके बाद के जो घटनाएं रहीं, उसमें कहीं न कहीं राजस्थान सरकार का नकारापन सामने आया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय अमित शाह जी को, जिन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी को इसमें भेजकर कैसे आए दिन परतें खुल रही है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है, कैसे लोग भय का वातावरण बनाना चाह रहे थे। हमें आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर चुनाव है, तो उन चुनावों के संदर्भ में भी वो जो दिशा निर्देश देंगे, उस दिशा निर्देश के आधार के ऊपर पार्टी प्रदेश नेतृत्व चलने का काम करेगा। जी, क्या उदयपुर, करौली, राजगढ़ कई घटनाएं हुई, देखिए गृह मंत्री जी को तमाम घटनाओं की जानकारी पहले से ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दी जा चुकी है। और फिर भी अगर किसी घटना के बारे में और उनको विस्तृत जानकारी अगर चाहिए या पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर उचित समझते हैं तो उन घटनाओं के बारे में भी अवगत कराने का काम करें। आजादी के अमृत महोत्सव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से हरियाली सप्ताह महोत्सव का आयोजन कोटद्वार में भी किया गया और नगर वन क्षेत्र पनियाली में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण द्वारा विभिन्न पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि जीव सृष्टि की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि सभी लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, क्योंकि हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। वन के अधिकारियों ने बताया कि वन नगर करके एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसमें कोटद्वार भी चुना गया। 75 ऐसी जगह हैं भारत में जहां ये वन विहार का कार्य आज हो रहा है। इसमें वृक्ष लगाए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि
पहाड़ों में और गांव में तो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन नगर कहीं ना कहीं छूटते हैं क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ पौधों पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं। 70 से ज़्यादा पेड़ आज यहाँ पर लगाए जाएंगे। उसके बाद उस वन विहार को डेवलप किया जाएगा ताकि वो आम आदमियों के लिए उसमें घूमने फिरने की एक अच्छी जगह बने। जैसे बताया गया, बेंच लगेंगे, उसमें पार्क जैसा बनाया जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे कार्यक्रम में मैं आज कोटद्वार पधारी। काशीपुर में चेती रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर पांडे ने कहा कि कोविड काल में जो ऑक्सीजन की वजह से जनहानि हुई है, वह सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि प्रकृति का संरक्षण और समर्थन करना जरूरी है। और कोविड काल में जो ऑक्सीजन की वजह से जनहानि हुई है, उन सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि प्रकृति का संरक्षण संवर्धन करना है। और 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाता है, जो उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार भी है। इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन और मानव जाति को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। इस नाते वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबको ऑक्सीजन मिले, कोई हमारा अपना हमको खो के ना जाए। कोविड काल में जो ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से जनहानि हुई है, वो अब ना हो। तो एक समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए और सबको प्रकृति से जोड़ने के लिए और विशेष तौर पर नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया। हाईकोर्ट ने प्लास्टिक में अपने उत्पाद बेचने वाले उत्पादनकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं और विक्रेताओं को 10 दिन के भीतर अपना पंजीकरण उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ये अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं तो सरकार उनके उत्पादों की राज्य में बिक्री पर रोक लगाए। और कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह के भीतर पूरे प्लास्टिक कचरे का निपटारा कर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार सहित सभी पक्षकारों को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में गणेश गोदियाल की ओर से मंत्री धन सिंह रावत पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद एएनएम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। एएनएम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल बताएं कि क्या जो भर्तियां निकलती हैं वो रुपए देकर निकलती हैं। जिसकी वीडियो दिखाई गई है, उसने बहकावे में आकर यह बयान दिया है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि भर्तियों को प्रभावित नहीं करे। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने मंत्री धन सिंह रावत पर नर्सिंग भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सर, हमारा गोदियाल जी से यही निवेदन है कि आप इतने बड़े पद पे होने के बाद भी आपने उस भर्ती में एक क्लिपिंग दिखाई है जिसमें एक लड़की, एक जागो उत्तराखंड वाला न्यूज वाला ये कह रहा है कि धन सिंह रावत को 50-50 हज़ार रुपये देकर ये भर्ती निकाली गई है। मैं कांग्रेस सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या हर भर्ती पैसे दे के निकाली जाती है? क्या 440 में जो 2016 में जो 440 विज्ञप्ति आई थी, क्या वो भी पैसे दे के निकली थी? हम इतने 12 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और ये जो भर्ती निकली है वो। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बाद ईसी रोड, क्रॉस रोड और सहस्त्रधारा रोड जैसे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति आ गई है। जबकि अधिकारी किसी भी बड़ी समस्या से इनकार कर रहे हैं। वहीं शहर के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सिंचाई विभाग के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके जहां पर भी नदी का बहाव रुक रहा था उसकी सफाई करवाई और मानसून के बाद भारी बारिश जब शुरू हुई तो हम लोगों ने ऐसे 5 सेंसिटिव रेन बसेरों को भी चिन्हित किया है जहां पर लगभग 400 लोग रह सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश और भूस्खलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते बारिश से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं मूसलाधार बारिश के चलते राज्य के सैकड़ों जगहों पर ब्रांच रोड, स्टेट हाईवे समेत नेशनल हाईवे पर भूस्खलन जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रा और पहाड़ पर सफर करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही राज्य का आपदा कंट्रोल रूम को भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है।
साथ ही प्रत्येक जिले में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग में ड्यूटी इंचार्ज डीएमएस राणा ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट पर जो भी सूचनाएं आ रही हैं उससे जिलाधिकारी को सीधे अवगत कराया जा रहा है। SCOC को उसके संबंध में जो है कंसर्न जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जो है SCOC समय समय पर जारी किए जाते हैं। सर यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट्स के लोग जी हाँ जी। कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए हैं? इसमें लगभग 14-15 डिपार्टमेंट होंगे जी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, आपका जल स्थान है। खबर उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र से है, जहां उधम सिंह नगर में आपदा कंट्रोल रूम का डीएम युगल किशोर पंत ने निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश से नदी नालों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट किया है। साथ ही काशीपुर में हो रही अधिक बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह से दूरभाष पर वार्ता कर स्थिति की जानकारी ली। ऐसे में आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि परिस्थितियों से निपटा जा सके। क्योंकि हमारे जनपद में विभिन्न स्थानों पे रेन गॉजेस लगे हुए हैं, तो उससे हमें वर्षा की स्थिति पता लग जाती है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ का कैचमेंट का पानी उधम सिंह नगर जनपद में आता है, उस जगह की भी रेन गेजेस की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। तो उससे हम प्लान करते हैं कि क्या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्लडिंग होने की संभावना है। तो क्योंकि हमारी बाढ़ चौकियाँ तैनात हैं और फील्ड में हमारे लोग मुस्तैद हैं, तो जहाँ कहीं भी इस तरह की स्थिति आएगी तो उसके लिए हम लोग अभी पूर्ण रूप से तैयार हैं। सर अधिकारी को क्योंकि अलर्ट पे रहने की स्थिति है, तो जितनी हमारी टीम्स हैं, तहसील की टीम्स है, थानों की टीम्स है, रेस्क्यू टीम्स है, वो अलर्ट मोड पे हैं, तत्काल फोन जाते हुए एक्टिवेट हो जाए। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां बकरीद को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह और कोतवाल जसपुर ने कुर्बानी स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी है। चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि क्षेत्र में जितने भी ईदगाह स्थल और कुर्बानी स्थल हैं, वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी का वीडियो और फोटो शेयर नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस जितने भी जो हमारे ईदगाह हैं और जहाँ भी नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी रहेगी। साथ ही जो है जो कुर्बानी स्थल हैं वहाँ पर भी ड्यूटी रहेगी। सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सामान जाएगा कुर्बानी के बाद वो प्रॉपर पैक होके जाएगा, ताकि किसी भी तरह से रास्ते पे कोई अवशेष न गिरे और कोई कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ना हो। सोशल मीडिया पर और बाकी कोई वीडियो या कोई फुटेज इस तरह का कोई ना रिकॉर्ड करेगा कुर्बानी का, ना कोई शेयर करेगा। इसमें फिर इनके अगर कोई किसी ने इस तरह से कोई कार्रवाई की है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर किसी ने ऐसा कोई वीडियो शेयर किया तो उसमें फिर एफआईआर होगी और तत्काल मुकदमा लिखा जाएगा। बाजपुर के मड़ैया हट्टू गांव में बाइक और कंबाइन की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक मड़ैया हट्टू निवासी राजेंद्र सिंह, बलदेव सिंह और अमनदीप कॉलेज से घर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी कंबाइन से टकरा गई, जिसमें तीनों युवकों की मौत हो गई। और जिनकी उम्र 15, 16 या 18 साल तक है और ये ग्राम थापक नगला गांव पड़ता है केला खेड़ा क्षेत्र में। तो सड़क पर एक कंबाइन से टकरा गए। कोटद्वार में घंटों हो रही अघोषित विद्युत कटौती से इंडस्ट्रियल एस्टेट पर इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हर दिन सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कोटद्वार स्टील इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में विद्युत विभाग की मनमानी चल रही है और अलग अलग इंडस्ट्रीज में मनमाने ढंग से रोस्टिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोटद्वार स्टील इंडस्ट्री में 6 से 9 घंटे की रोस्टिंग की जा रही है, जिसके कारण हर दिन सरकार को भी करोड़ों के राजस्व की हानि हो रही है।
एक्चुअली क्या है कि मुझे उत्तराखंड के यूपीसीएल का मैटर समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, यदि उत्तराखंड में कोई पावर की शॉर्टेज है तो जितनी भी नॉन कंटिन्यूअस इंडस्ट्रीज़ हैं उत्तराखंड में, चूँकि उनका टैरिफ भी एक है तो उनकी रोस्टिंग समान रूप से की जाए। कल एमडी यूपीसीएल की मीटिंग थी ऑनलाइन, तो शायद उसमें उनको ये नहीं पता था कि इसमें स्टील फैक्ट्री वाले भी जुड़े हुए हैं, तो वो अपने आप को शो ऑफ कर रहे थे कि हम किसी इंडस्ट्रीज़ की पावर नहीं काट रहे हैं, काटते हैं तो मुश्किल से 1 घंटा काटते हैं और हमने उत्तराखंड को यहाँ पहुँचा दिया, वहाँ पहुँचा दिया। तो हमारा कहना ये है कि यदि आपके पास पावर की शॉर्टेज है तो आप जितनी भी प्रदेश में नॉन कंटिन्यूअस इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब की रोस्टिंग समान रूप से करें। सितारगंज में 8 घंटे तक हो रही बिजली कटौती के कारण उपभोक्ता त्रस्त हो गए हैं। गर्मी में उपभोक्ताओं को पानी नहीं मिल पा रहा है और उनका व्यापार भी आधा हो चुका है। इस पर एसडीएम ने अघोषित कटौती करने वाले विद्युत विभाग के अफसरों से जवाब मांगा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।